हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी दो कविताएं जो कि एक में ही है। ठीक है, एक है यह है दंतुरित मुस्कान और दूसरी वाली फसल है। दोनों की दोनों बहुत ही प्यारी सी पोयम है। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। आई रिप्लाई सून एज सून पॉसिबल। और अगर आपको ये नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इंस्टा एंड टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये जो कविता है ना, ये दोनों की दोनों नागार्जुन जी ने लिखी है। अब हम आते हैं काव्यांश नंबर 1 पे। यह है दंतुरित मुस्कान से लेकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब यहाँ पर भावार्थ देखो। उपरोक्त पंक्तियों में 6 से 8 महीने के बच्चे जिसके अभी अभी नए दांत आए हैं, है ना, या फिर निकलने शुरू हुए हैं, उसकी ये मनमोहक मुस्कान को देखकर कवि के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है वो बताने जा रहे हैं। वो उसकी अभिव्यक्ति कुछ इस तरह दे रहे हैं, मतलब वो अपने भाव को, उस मुस्कान को देखने के बाद अपने भाव को कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि कवि अपने छोटे से बच्चे की मनमोहक मुस्कान को देखकर ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान ना बड़ी मनमोहक है। और ये ऐसी मुस्कान है कि जैसे मुर्दा व्यक्ति या फिर जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर भी दोबारा से जान आ सकती है तुम्हारी इस मनमोहक मुस्कान को देखकर, है ना। अर्थात यानी कि तुम्हारी ये जो निश्चल मुस्कान है, यानी कि विदाउट एनी इंटेंशन वाली जो स्माइल है, वो जीवन के कठिन परिस्थितियों से निराश हताश हो चुके व्यक्तियों में भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। मतलब तुम्हारी जो मुस्कान है वो जीवन से हारे हुए लोगों को भी एक मोटिवेशन देती है दोबारा जीने की। अगली पंक्ति में कवि अपने धूल मिट्टी से सने हुए बच्चे को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी धूल धूल मिट्टी से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कमल का फूल जो है तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिला हुआ है। मतलब कवि का जो बेटा होता है या बेटी होती है वो इतनी सुंदर और इतनी प्यारी सी होती है, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो एक कमल का फूल है और वो तालाब छोड़कर किसी झोपड़ी में खिल रहा है। धूली धूसर में अनुप्रास अलंकार है, ये अलंकार भी बता रहे साथ में, है ना। कवि कहते हैं कि शायद वो जो तालाब है वो बड़ा कठोर होगा, पत्थर जैसा हो गया, लेकिन जब तुम उसमें उगे तो तुम्हारे छूने से ही वो जो तालाब है वो पिघल कर, पत्थर से पिघल कर जल बन गया होगा। यानी कि छोटे से बच्चे को छू कर ही कठोर से कठोर हृदय वाले के व्यक्ति में भी, दिल में भी कोमल भावनाएं आने लगेंगी। अब हम आते हैं पंक्ति नंबर 2 पे। अब यहाँ पर भावार्थ देखो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम्हारी ये मुस्कान देखकर, निश्चल मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम्हारे छूने भर से ही जो बांस का पेड़ है या फिर बबूल का पेड़ है उस पर शेफालिका के फूल जो है सिर्फ तुम्हारे छूने से झड़ने लगेंगे। यदि कोई पत्थर दिल वाला व्यक्ति भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले या फिर तुम्हें छू ले तो वो भी मुस्कुरा उठेगा, उसके मन में भी खुशियों का संचार या फिर सर्कुलेशन होने लग जाएगा। बच्चा पहली बार अपने पिता यानी कि कवि को देख रहा है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रहा। मतलब वो जो बच्चा है वो पहली बार अपने पिता को देख रहा होता है, वो बिना अपनी पलक झपकाए कवि को यानी कि अपने पापा को देख रहा होता है। इसलिए कवि अपने बच्चे से पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, जो मुझे तुम बिना पलक झपकाए ऐसे इतनी देर से देखे जा रहे हो। अगर तुम मुझे लगातार ऐसे देखते देखते थक गए हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी आंखें तुमसे फेर लेता हूँ और दूसरी तरफ कर लेता हूँ, अगर तुम मुझे देखते देखते थक गए हो तो, है ना। अब काव्यांश नंबर 3 पे आते हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार से लेकर इस स्थिति में प्रिय तुम्हारा क्या है संपर्क। अब बच्चा लगातार जो है अपने पापा की तरफ यानी कि कवि की तरफ देखे जा रहा है और जो उसके पिता है वो पहली बार घर पे आए हैं और उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है बच्चा, है ना। उसे देखकर कवि जो है बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे ये बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ या फिर हमारी मुलाकात पहली बार हुई है और तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं तुम्हें मिल पाया हूँ और मैं तुम्हें देख पाया हूँ। एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, इसलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से आज मैं तुमसे मिल पाया हूँ। अगर तुम्हारी माँ के माध्यम बनकर मैं तुमसे ना मिला होता तो मैं तुम्हें जान नहीं पाता। इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का आभारी हूँ और तुम दोनों का दिल से धन्यवाद। कवि आगे कहते हैं कि मैं हमेशा घर से बाहर रहता हूँ, मतलब किसी दूसरे प्रदेश में या फिर किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे स्टेट में रहता हूँ और बहुत दिन बाद आज मैं घर पे आया हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे लिए
किसी अनजान व्यक्ति की तरह ही होऊंगा या फिर एक मेहमान की तरह होऊंगा और तुम मुझे इसलिए पहचान नहीं पा रहे हो। तुम्हारा इस अतिथि से पहले कोई संबंध भी नहीं रहा और मैंने तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं है और तुमने भी आज मुझे पहली बार देखा है। अब आते हैं हम अपने काव्यांश नंबर 4 पे। अब यहाँ पर क्या होता है, इन पंक्तियों में कवि जो है उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब बच्चे के नए नए दांत आते हैं और वो हर चीज उस टाइम पे वो हर चीज अपने मुंह में डाल लेते हैं। माँ की गोद में बैठकर बच्चा जो है माँ की उंगलियों को चूस रहा होता है और उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कि माँ की उंगलियों में से कुछ अमृत निकल रहा है, जिसे पीकर जो है बच्चे की आत्मा तृप्त हो रही है ना। बच्चा ये सब करते करते बीच बीच में ऐसी तिरछी नजरों से कवि की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखकर कवि कहते हैं कि जब तुम मुझे तिरछी नजर से देखते हो फिर भी, या फिर हम जो दोनों का जब आई कांटेक्ट होता है या फिर हम दोनों की जब आंखें मिलती हैं तब तुम मुस्कुरा उठते हो, यानी कि वो बच्चा मुस्कुरा उठता है जब दोनों की नजरें मिल जाती हैं। तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान जो है वो बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत अधिक मनमोहक लगती है। अब कवि जो है उनका नाम क्या था, कवि नागार्जुन जी, ठीक है, इस पोयम का और अगली पोयम का भी। और कवि परिचय हमने पढ़ा, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस हमें कवि का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अगली हमारी पोयम है इसी में ही, फसल, है ना। तो फसल भी बस 2 ही पंक्तियों की है और इजी है। एक के नहीं से लेकर हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि जो है हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फसल किसी भी व्यक्ति, जो फसलें होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, वो किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं है, बल्कि या सिर्फ केवल मिट्टी और जल से नहीं उगती। इसके लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट चाहिए होता है, अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि ये एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों नदियों के पानी के मिलने से, मतलब लाखों नदियों का जब पानी एक साथ मिलता है तब जाके एक फसल पैदा होती है। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई सारी नदियां आपस में मिल जाती है तो बहुत सारे गुण आ जाते हैं। तो और वही सारे गुण बीजों को अंकुरित होने में या फिर बीजों को पौधा बनने के लिए सहायता करते हैं और फिर फसल खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं, बल्कि उस फसल को उगाने के लिए हजारों लाखों लोगों की मेहनत होती है, पसीने होते हैं, तब जाके ये धरती जो है उपजाऊ बनती है और इसमें जो बोए गए बीज हैं वो उगते हैं, अंकुरित होते हैं। खेत में केवल खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई सारे खेतों की मिट्टी होती है, तब जाकर वो उपजाऊ होती है। मतलब कहने का मतलब है कि कवि जो है वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक इंसान का रोल नहीं होता, बहुत सारे इंसानों की मेहनत पसीना होता है, बहुत सारी नदियों के जलों का जो गुण होता है वो होता है। एक खेत की मिट्टी नहीं होती, बहुत सारे खेतों की मिट्टी जब मिलती है तब जाके फसल जो है वो अंकुरित होती है। अब आते हैं हम अगली वाली पंक्ति पे जो कि लास्ट है। फसल क्या है से लेकर सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका भावार्थ देखो, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है ये प्रश्न करता है कि फसल क्या है, अर्थात यहाँ से और कैसे पैदा हो सकती है। फिर इसका जो उत्तर है वो कवि खुद देते हैं, फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथ का स्पर्श है, यानी कि टच है ना, उसकी महिमा है। ये मिट्टी का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देता है, और सूर्य की किरणों एवं हवा का उपकार है जिसके कारण ये फसल पैदा होती है। मतलब कि किसानों का हाथ है और नदियों का, मिट्टी का, हवा का और सूरज की किरणों का, तब जाके एक फसल जो है वो उगती है। इन पंक्तियों में कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फसल कैसे पैदा होती है। इसी अनाज से हम जिंदा है, इसी अनाज के कारण आज हम जिंदा है। तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि फसलें कैसे उगती हैं। फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी, किसान के परिश्रम की, मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें उनका महत्व जान लेना चाहिए कि उन सब की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो पोयम है, दोनों की दोनों कविता हैं, वो खत्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझाने का तरीका और पोयम काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।